हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th। इससे पहले वाले 2 पार्ट्स में मैंने आपको समझाया था कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ गांधी जी के थ्रू। उन्होंने कैसे कैसे लोगों के ग्रेवियंसेस सुने और फाइनली उन्होंने सोचा कि लोगों को वो अवेयर करें अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो उसी टाइम स्टार्ट हुआ था क्योंकि रॉलेट एक्ट और जो जलियांवाला बाग में या फिर मार्शल लॉ जब चला तो लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि एक तो उसको शांत कराने के लिए और एक जो ये स्वराज की मांग थी लोगों की भी, और महात्मा गांधी जी ने जो उनको अवेयर किया था उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फाइनल किया कि अब हम लॉन्च करेंगे फुल सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट क्या हुआ? सिविल मतलब लोग, डिसओबीडिएंट मतलब बात नहीं मानना। ये वाला मूवमेंट उन्होंने कहा स्टार्ट करो कि अब आपको उनकी बात फाइनली नहीं माननी, कोई भी बात आप उनकी नहीं मानो ताकि वो परेशान होके हमारा इंडिया छोड़ के ही चले जाए। अब जो ये सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेन था ये हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव से लिया। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है कि अलग अलग जो लोग हैं या जो अलग अलग हम देखते हैं कि गांव में अलग हैं लोग, शहरों में अलग हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे परसीव किया इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर हम देखें टाउन में कि मूवमेंट टाउन में कैसा रहा, तो जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने ये सोचा कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने कहा कि अब हम जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसको लेफ्ट कर देंगे, अब हम नहीं जाएंगे। जितने लॉयर्स हैं उन्होंने कहा अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अपनी कोई लीगल प्रैक्टिस वहाँ नहीं करेंगे। यहाँ फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट होने लगा। गांधी जी ने उन्हें बोला था कि आप बाहर से जो कॉटन मिल के कपड़े आते हैं फॉरेन कंट्री से उसको मत लीजिए और जो खादी के कपड़े हमारे देश के बने हुए हैं उनको आप प्रेफर करो। तो जितने भी लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे वो खादी की चीज़ें यूज़ करने लगे, खादी के कपड़े यूज़ करने लगे। तो खादी का स्टैंड बनाना, कपड़े बनाना, तो लोग इन चीज़ों में इस प्रोसेस में आगे बढ़ चुके थे। खादी के गुड्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बनते थे क्योंकि वो बनते थे हाथ से। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो यही आ रही थी कि जो फॉरेन कंट्री से कपड़े आते थे वो मिल में प्रोड्यूस होते थे, और क्योंकि अगर एक इंसान कोई कपड़ा हाथ से बना रहा है और एक मशीन से बना रहा है तो ऑब्वियसली हाथ से बना हुआ कपड़ा महंगा ही होगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी फॉरेन गुड्स को जो हमने बॉयकॉट किया था स्वदेशी के लिए, तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसको कैसे इजीली अटेन कर पाएं। और यहाँ कंट्री साइड या रूरल साइड में हम देखें तो वहाँ पर भी बहुत कुछ हो गया था। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर हुई थी वो ये हुई थी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैला था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था रूरल एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ के जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो छोटे पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। अब यहाँ पर जो छोटे पीजेंट्स हैं उनके पास ना लैंड है ना उतना पैसा है कि वो टैक्सेस पे कर सके, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि हम टैक्सेस पे नहीं करना चाहते। तो इस वजह से जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो वहाँ गए अवध में, वहाँ के लोगों के ग्रेवियंसेस सुने और वहाँ पर ऊद किसान सभा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या आप एसोसिएशन कुछ भी कह लो वो उन्होंने सेटअप करी और उसके थ्रू 300 ब्रांचेस भी उन्होंने अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश की। वो सब लोगों के ग्रेवियंसेस सुनते थे, लोगों की शिकायतें सुनते थे। वो शिकायतें मैक्सिमम यही होती थी कि हमसे रेवेन्यू ज़्यादा लिया जा रहा है, हमसे बेगार कराया जा रहा है। तो अब वो इन चीज़ों के सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं कंट्री साइड पे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है कि लोग हैं गुस्से में क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, तो उन्होंने बाजार लूटने भी शुरू कर दिए, या फिर जो मर्चेंट्स हैं, तालुकदार्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो ये भी आई थी कि जो आंध्र प्रदेश में गुड्डम हिल्स हैं वहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। गुरिल्ला मूवमेंट अब पहले आपको मैं बता देती हूँ कि स्टार्ट ही क्यों हुआ।
गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में मनाही कर दी थी कि कोई भी मतलब लकड़ी वगैरह लेने नहीं आएगा। अब लकड़ी वगैरह तब कॉमन चीज़ थी लोगों के लिए यूज़ करना, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा गैस या पाइपलाइंस वगैरह तो थी नहीं, तो लोग खाना जो है वो लकड़ी की मदद से बनाया करते थे, फॉरेस्ट जाते थे लकड़ी लेने। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी इंसान लैंड जो फॉरेस्ट लैंडर्स पे नहीं जाएगा लकड़ियाँ लेने के लिए। अब लोगों की लाइवलीहुड पे बात आ जाएगी तो वो डेफिनेटली रिवॉल्ट करेंगे, और यहाँ पर यही रिवॉल्ट हमने देखा भी। यहाँ पर एक हमें जो मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं एल्यूरी सीतारमन राजू। इनके ऊपर आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जो ये राजू जी हैं, इन्होंने ये बोला था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, गॉड का एक रूप हूँ, और मैं पहले से प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मेरे वाले एरियाज़ में। वहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो अपने आप को विष्णु जी का अवतार भी मानते थे। तो आपको एल्यूरी सीतारमन राजू के बारे में एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि उनका क्या रोल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो लोग थे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे एल्यूरी सीतारमन राजू। अभी जो गुरिल्ला मूवमेंट थी ये इसी चीज़ को अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए थी, जो उनको ज़बरदस्ती फॉरेस्ट में आने के लिए मना किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट लोगों ने वहाँ पर चलाई थी। अब लोगों का मन था स्वराज। स्वराज मतलब पूरी तरह से हमारा राज होना चाहिए, स्वराज मतलब हमारा राज। तो अब यहाँ लोगों ने सोच लिया था हमें स्वराज चाहिए। अब लोग क्या क्या सोच रहे थे, अगर आपको 2 या 3 मार्क्स में आ जाए कि बेसिक क्या उनका मन था। तो देखो, हर इंसान को जो दिक्कत होती है अगर वो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है उसे, तो उसके लिए तो वही स्वराज हो जाता है। उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी लोगों में कि हमें देश आज़ाद कराना है। उनकी अपनी जो प्रॉब्लम थी उनको बस उसी का सॉल्यूशन चाहिए था। जैसे प्लांटेशन वर्कर जो थे असम में, उनके लिए फ्रीडम बस यही था कि उनको जो उनके कोई मान लो कि कोई टैक्स वगैरह है तो उनसे निजात उसको मिल जाए। Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation worker were not permitted to leave the tea garden without permission. उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती रोका गया था, उनको घर भी नहीं जाने दिया जाता था। After they heard of non-cooperation movement, thousands of workers left the plantation and headed home. जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वो सब भाग पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ कि अब हम अपने अपने घर जाएंगे। पर वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की सरकार है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करा दी, जिसमें बहुत लोग मारे भी गए, घायल भी हुए, और जो बाकी के बच गए उनको फिर से ज़बरदस्ती असम के जो खेत हैं उन पर छोड़ दिया गया टी प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बस यही है कि जिसकी जो प्रॉब्लम है, किसी की रेंट की, किसी की प्लांटेशन की, जिसकी जो समस्या है वो बस यही सोच रहा था कि स्वराज मेरे लिए तो वही है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। तो आज हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि चाहे वो नॉन कॉपरेशन हो, चाहे वो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हो, लोग उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का परसीव जो भी करना होगा उसी हिसाब से वो आगे स्टेप्स भी लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको साइमन कमीशन और सॉल्ट मार्च के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 या 5 मार्क्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।